Hey students, good morning, good evening, good afternoon. आज हम कुछ 10th क्लास के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत कलरफुल सा डायग्राम बनाया है। हालांकि हमारी बॉडी में इतना कलरफुल सीन तो नहीं होता, लेकिन हमारे समझने के लिए थोड़ा सा कलर्ड होना ज़रूरी था। तो आइए शुरू करते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। मैंने यहाँ पर पार्ट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेबल किया है ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ी चीज़ों को समझ सकें और बेटर तरीके से। अगर आपको चाहिए कि मैं कम्प्लीटली एक हिंदी में भी वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे उसके लिए कमेंट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ओपनिंग नज़र आ रही है। इस ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर माउथ है जिसके अंदर हमारे पास टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और ऑफ कोर्स टीथ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टंग का क्या मेन फंक्शन होता है। टंग हमारे पास हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं उसको मिक्सिंग का काम करती है, साथ ही उसको थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट करती है, ठीक है। अगर हमें कुछ भी चीज़ मिक्सर में ग्राइंड करनी है और अगर हम उसको ल्यूब्रिकेट कर दें वाटर ऐड करके तो वो बेटर तरीके से ग्राइंड होती है। तो वही सेम फंक्शन हमारा टंग भी कर रही है। तो टंग का फंक्शन क्या है यहाँ पर, मिक्सिंग ऑफ फूड प्लस ल्यूब्रिकेटिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमारे पास साथ ही कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास हमारे फूड को सलाइवा प्रोवाइड करते हैं, हमारे माउथ में सलाइवा प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन बेसिकली हमारे पास मिक्सिंग ऑफ फूड के लिए, स्वेलिंग, हम फूड की स्वेलिंग इजीली स्मूथली कर सकें उसके लिए, प्लस हमारे स्टार्च डाइजेशन के लिए होता है। अभी हम बात करेंगे कि किस चीज़ की डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है। पहले हम कुछ लेबलिंग्स को समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि माउथ में हमारे पास टंग है, टंग मिक्सिंग ऑफ फूड कर रही है प्लस लुब्रिकेटिंग ऑफ फूड कर रही है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास एक तरह का सलाइवा सिक्रीट करती है, एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और वो हमारे पास हमें फूड की स्वेलोइंग में, फूड को स्मूथ करके उसको स्वेलो करने में हेल्प करती है। उसके साथ ही हमारे पास टीथ हैं। टीथ हमें पता है 32 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 वेराइटीज़ ऑफ टीथ हैं, कैनन, इंसीजर, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो ये 4 वेराइटीज़ के टीथ हमारे पास कटिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग का काम करते हैं। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करनी। अब हमारे पास फूड ल्यूब्रिकेट हो गया है, स्मूथ हो गया है उसको स्वेलो करने के लिए। तो फूड अब हमारे पास स्वेलो होकर कहाँ पर आएगा, ईसोफेगस में एंटर करेगा। ये ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस एक फूड पाइप है जो कि हमारी फूड को कहाँ से, माउथ से स्टमक तक लेकर जाती है। तो ईसोफेगस एक तरह की पाइप है जिसकी एंट्रेंस कहाँ है, माउथ है, और एग्जिट कहाँ है, हमारे स्टमक में। ईसोफेगस, अब यहाँ पर फूड जो है, फूड के पास कोई मोटर तो नहीं लगी कि यहाँ पर फूड रखा और झट से नीचे स्टमक में आ गया, नहीं। यहाँ पर हमारे पास ईसोफेगस एक तरह की मूवमेंट शो करता है जिसको हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है, आपने एक तरह से ये मूवमेंट कैसी होती है, इस तरह की मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि यहाँ पर आप इसको एक पाइप समझो। तो ये पाइप हमारे पास क्या कर रहा है, ये आपके फूड को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, इस तरह से पाइप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, जिससे हमारा फूड जो है मूव करता जा रहा है डाउनवर्ड्स और एंटर कर जाता है हमारे स्टमक में। अच्छा, हमारे पास ईसोफेगस की एंटर और एग्जिट पर एक तरह के डोर्स लगे होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, ये स्फिंक्टर्स ईसोफेगस में से फूड को एक बार स्टमक में एंटर करवाने के बाद उसकी बैक एंट्री को रोकते हैं। यानी कि हमारा फूड एक बार ईसोफेगस से स्टमक में एंटर कर गया तो उसके बैक एंट्री को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ डोर्स लगे होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं। अब ईसोफेगस ने अपने रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करके फूड को एंटर करवा दिया स्टमक में, तो अब हमारा किसका काम शुरू हो गया, बताओ,
स्टमक का काम। तो स्टमक हमारे पास क्या है, स्टमक एक तरह का बैग है, जे शेप्ड बैग, जिसमें हमारे पास फूड की थोड़ी इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टमक किस तरह से एक्ट करता है और स्टमक के कौन कौन से पार्ट हैं। तो आइए अब हम स्टमक हमारे पास एक जे शेप्ड बैग है कुछ इस तरह से। अब स्टमक के अंदर हमारे पास एक लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस लाइनिंग। अब ये म्यूकस लाइनिंग क्या है, कैसे काम करेगी, इसको समझते हैं। हमारे पास बेसिकली हमारे फूड को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हम जो फूड ले रहे हैं उसके साथ में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया एंटर कर गए होंगे, तो उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा स्टमक एक तरह का एसिड रिलीज करता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको पता ही है एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का है ये। तो ये स्ट्रॉन्ग नेचर का एसिड हमारे स्टमक की लाइनिंग को, हमारे स्टमक की वॉल्स को हार्म ना करे, इसके लिए हमारे स्टमक में नेचुरली एक तरह की लाइनिंग होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। वो क्या वैक्सी लेयर, वो क्या काम करती है, उसी वैक्सी लेयर को हम म्यूकस की लाइनिंग कह रहे हैं। वो वैक्सी लेयर क्या काम कर रही है, हमारे स्टमक को इस HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमने स्टमक में दो चीजें समझी। पहला कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl का क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसका दूसरा फंक्शन भी समझ लीजिए। एक फंक्शन तो हमने ये देख लिया कि हमें जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरा मेन फंक्शन भी इसका समझ लीजिए, हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शंस पूछते हैं एग्जाम में कि किस पर्टिकुलर चीज़ का क्या फंक्शन है हमारे एलिमेंट्री सिस्टम में, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl का फंक्शन कई बार पूछ लेते हैं। तो पहला फंक्शन बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तो आपके मन में क्वेश्चन पूछ रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे स्टमक में इन दो चीज़ों के अलावा एक और चीज़ भी है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, यानी कि हमारे स्टमक में एक तरह का एंजाइम है। पेप्सिन इज अ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, अभी इसकी बात करते हैं। हमारे स्टमक में एक तरह का गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसको पेप्सिन कहा जाता है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। हमारे फूड में जो हम प्रोटीन्स इनटेक कर रहे हैं उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, ये पेप्सिन करता है। पेप्सिन क्या है, ये एक तरह का एंजाइम है। अब एंजाइम्स भी तो पता होने चाहिए कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स हमारे पास होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का क्या मीनिंग हुआ, ऐसे कैटलिस्ट जो बायोलॉजिकली एक्ट कर रहा हूँ, जो किसी ह्यूमन बॉडी पर एक्ट कर रहे हो। कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 8th-9th क्लास में कैटलिस्ट बता देते हैं क्या होता है। कैटलिस्ट होते हैं कोई ऐसे सब्सटेंस जो हमारी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर दे, उसमें बिना कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाए, यानी कि हमारी रिएक्शन को फास्ट तो कर रहा है लेकिन उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, उन्हीं को हम कहते हैं कैटलिस्ट। और अगर वो कैटलिस्ट हमारी बॉडी में एक्ट कर रहे हो तो उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एंजाइम्स कहने लगते हैं। तो बेसिकली हमारा स्टमक तीन चीजें सिक्रीट कर रहा है, या तीन चीजें हमारे स्टमक में हैं। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या कर रहा है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन दे रहा है, हमारे इस मीडियम को एसिडिक कर रहा है, स्टमक के मीडियम को। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रभाव से बचने के लिए हमारे स्टमक में एक लाइनिंग है, वैक्सी लाइनिंग, जिसको म्यूकस की लाइनिंग कहा गया है। और तीसरा, हमारे स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसको पेप्सिन बोलते हैं। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है, जो कि हमारे स्टमक की रिएक्शंस को बहुत 1000 गुना फास्ट कर देते हैं। और ये पेप्सिन का फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो स्टमक में हमारे पास ये सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, एक बात और समझो, अगर हमारी बॉडी में ये डाइजेशन रिएक्शंस, ये जो डाइजेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या डाइजेशन हो रहा है, हमें ये भी तो समझना है। हमारी बॉडी किस चीज़ का डाइजेशन कर रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है।
हमारी बॉडी इन 3 चीज़ों को डाइजेस्ट करती है, हमारी बॉडी इन 3 चीज़ों को सिंप्लीफाई करती है, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं फॉर्म्स में हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत के साथ इन्हीं फॉर्म्स के अंदर हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए सिंप्लीफाई करती है। किस किस में? प्रोटीन्स को सिंप्लीफाई करके या डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स में बदलती है, लिपिड्स को सिंप्लीफाई करके या डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है, और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंप्लीफाई करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली हम ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें हमें इन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का तरीका जान रहे हैं कि प्रोटीन्स सिंप्लीफाई। अब हमने यहाँ पर पेप्सिन को डाइजेस्ट करने का तरीका देखा कि पेप्सिन डाइजेस्ट हो रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोटीन्स में, है ना। तो पेप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ यानी कि एक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का तरीका देख लिया, और वो डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमीनो एसिड्स में। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास वापस से हम अपने डायग्राम पे आते हैं। हमने देखा कि हमारा स्टमक प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब साथ ही स्टमक के साथ हमें एक और ऑर्गन नज़र आ रहा है जिसको हम लीवर कहते हैं। तो लीवर को समझ लेते हैं। लीवर क्या है? लीवर हमारे पास हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बिल्कुल हमारे स्टमक के पास में अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएट है। अब लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर का फंक्शन है बाइल जूसेस को और बाइल सॉल्ट्स को फॉर्म करना। बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स को फॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? हमारी बॉडी में लीवर कर रहा है। अब बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स हमारी बॉडी में क्यों चाहिए, क्या इसका फंक्शन है, इसको देखते हैं आगे। पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। साथ ही आपको लिवर के एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कलर का एक पार्ट दिख रहा है। तो ये ग्रीन कलर का क्या चीज़ है? यहाँ पर ये ग्रीन कलर का है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर छोटा सा है, ये क्या काम करता है? गॉल ब्लैडर लीवर में जो बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स बन रहे हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। यानी कि बन यहाँ पे रहा है, स्टोरिंग का काम यहाँ हो रहा है। लीवर में बाइल जूसेस बाइल सॉल्ट्स बन रहे हैं और स्टोर कहाँ पर हो रहे हैं? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर खुद बहुत छोटा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बाइल जूसेस या बाइल सॉल्ट्स स्टोर नहीं कर सकता। बाइल जूसेस या बाइल सॉल्ट्स हमारे पास बहुत थोड़ी अमाउंट में गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। और यहाँ पे आपको एक जिगजैग डिजाइनर सी पाइप दिख रही है ना, तो ये क्या है? ये डक्ट है। डक्ट मतलब एक छोटी सी पाइप है जो कि गॉल ब्लैडर से कहाँ पर इसको सिक्रीट कर रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक्चुअल में ऐसे है, तो ये गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस देती है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि लीवर क्या कर रहा है? बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स को फॉर्म कर रहा है। उस जूसेस और बाइल सॉल्ट्स को स्टोर कौन कर रहा है? ये गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है। अब इसी के साथ हमें एक लीफ जैसा एक ऑर्गन नजर आ रहा है, वो हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है? पैनक्रियाज हमारे पास पैनक्रियाज एक पिंकिश कलर का सॉफ्ट ग्लैंड है जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे, स्टमक के बिल्कुल बिहाइंड है। तो इसका क्या फंक्शन है? पैनक्रियाज के अंदर हमारे पास कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक तरह का एंजाइम सुना था ना, पेप्सिन एंजाइम, स्टमक जो सिक्रीट करता है। उसी तरीके से पैनक्रियाज में भी कुछ एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। पैनक्रियाज में यहाँ पर हमने गैस्ट्रिक जूसेस की बात की थी, यहाँ पर हम पैनक्रियाटिक जूसेस की बात करेंगे। कौन कौन से? ट्रिप्सिन एंड लिपिस। तो ये दो तरह के एंजाइम कौन सिक्रीट कर रहा है? पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है। तो बेसिकली हमने 3 तरह के एंजाइम्स पढ़ लिए। कौन से? पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लिपिस। उसी के साथ 2 अजीब से वर्ड और पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं ना, कौन से? बाइल जूसेस एंड बाइल सॉल्ट्स। इन सब का फंक्शन अभी पढ़ेंगे, बस एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं पहले। तो स्टमक के बाद हम स्टमक में, आप ये देख पा रहे हो कि हमारे पास स्टमक की ओपनिंग सीधा कहाँ जा रही है? इस इंटेस्टाइन में जा रही है। आपको ये डिजाइनर सी आपको ये दिख रही है वॉल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और उसी के साथ यहाँ पर बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा अंदर डायग्राम बना हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, इसको हम कहते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास इतनी ज़्यादा हेलिकल फॉर्म है
क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डायमीटर की होती है या बहुत ज़्यादा लेंथ की होती है। कितना? 9 मीटर की इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इतना ज़्यादा, इतने छोटे से एरिया में इतनी बड़ी ट्यूब को फिट करना, इसीलिए इतने कुछ फॉर्म में है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास बहुत छोटी होती है, इसका डायमीटर इतना वाइड है, इसीलिए इसको ये लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत छोटा है, आप देख पा रहे हो कितना छोटा है, इसीलिए इसको स्मॉल बोल रहे हैं। तो इसके डायमीटर की वजह से इसको लार्ज या स्मॉल बोला गया है। जबकि देखने में ये आ रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ एंड हो रहा है? रेक्टम एनस पर एंड हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो छोटा सा हमने ये जो डायग्राम है इसको समझा। अब हमारे पास हर एक पार्ट के फंक्शनिंग को समझने की जरूरत है, हर एक पार्ट कैसे फंक्शन करता है। आपको यहाँ पर छोटा सा एक अपेंडिक्स भी नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? यहाँ पर अभी फिलहाल हमारी बॉडी के अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या मतलब होता है? ऐसा ऑर्गन जिसका बॉडी में अब कोई फंक्शन नहीं रह गया। तो हमारी बॉडी में फिलहाल इस वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है, इस अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है। कब था फंक्शन? हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे, जब हमारे एंसेस्टर्स थे और हमारे एंसेस्टर्स जब अपना सर्वाइवल कैसे कर रहे थे? घास फूस पत्तियां खाकर। तो हमारा ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उन घास फूस पत्तियों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। तो इसीलिए उस टाइम पे ये एक्टिव भी था। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जनरेशन में घास फूस ये पत्तियां कोई नहीं खाता, तो इसीलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन होता जा रहा है। मतलब हमारी बॉडी में इस ऑर्गन की अब कोई जरूरत नहीं है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो इसी के साथ अब हमारे पास हमने डायग्राम तो समझ लिया, अब कैसे कैसे हमारे पास हर एक फंक्शन, हर एक ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, अब उसको देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में समझने के बाद अब हम कुछ प्रोसेस समझते हैं जिससे हमारा कंप्लीट ये डाइजेशन हो रहा है। हमारा डाइजेशन कंप्लीट 5 स्टेप्स में पूरा होता है। हालांकि एनसीईआरटी इन 5 स्टेप्स के बारे में मेंशन नहीं करती, लेकिन हमें इन 5 स्टेप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन क्या है? इंजेशन मीन्स फूड का हमने एक बाइट ली और हमारे माउथ तक लेकर आने का जो डिस्टेंस ट्रेवल करना, मीन्स इंजेस्ट करना। हम अपने माउथ तक वो फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज इंजेशन। मतलब माउथ में इनटेकिंग ऑफ फूड इज इंजेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजेशन। सेकेंड, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स हमारे पास, हमें डाइजेशन के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर डाइजेशन किस किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? हमें प्रोटीन्स का डाइजेशन देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज, और थर्ड फैट्स का डाइजेशन देखना है। तो इन तीनों का डाइजेशन, हम डाइजेशन मतलब इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमें पता है कि हम प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज या उसकी दूसरी फॉर्म मैल्टोज में, वहीं फैट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फैटी एसिड्स में। तो हम यहाँ पर डाइजेशन का मतलब ये है कि हम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं इन सब्सटेंसेस में लाने के लिए। तो इसी को हम प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस के अंडर पढ़ रहे हैं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा? हमने 5 स्टेप्स की बात की है कि डाइजेशन 5 स्टेप्स में पूरा हो रहा है। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड हमारे पास क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हम अपना फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, उस डाइजेस्टेड फूड से जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, यानी कि उस फूड में से जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, उसी को हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास, हमें पता है कि रेक्टम के थ्रू कुछ अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से पास थ्रू हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब भी तो कर रही है, तो वो हम एब्जॉर्प्शन के अंडर पढ़ेंगे। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स
हमारी बॉडी कुछ जो डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको सेल की रिपेयरमेंट, सेल की मैनेजमेंट में यूज कर रही है, उसी को हम एसिमिलेशन कह रहे हैं। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज ईजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव आउट करना इज ईजेशन। तो यहाँ पर हमने 5 बहुत छोटे छोटे स्टेप्स पढ़े हैं। 5 स्टेप्स में हमारे पास ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो रहा है। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन में हम देख रहे हैं कि इंजेशन में हमारे पास टेकिंग फूड इनटू द माउथ या बकल कैविटी। हम टेकिंग ऑफ फूड कर रहे हैं, फूड की इनटेकिंग कर रहे हैं बकल कैविटी या माउथ में। सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, सुक्रोज को ग्लूकोज या माल्टोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में। एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप तक आ रही है तो उससे जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारी बॉडी उसका एब्जॉर्प्शन करती है। एसिमिलेशन उस एनर्जी का सेल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्स की मैनेजमेंट के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए जो यूज हो रहा है उसको एसिमिलेशन कह रहे हैं। लास्ट स्टेप इज ईजेशन। ईजेशन में हमारी बॉडी जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको एक्सक्रीट आउट करती है। अच्छा, अब ये कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस, कैसे हम लोग चल रहे हैं, तो हमारे पास हम वापस अपने डायग्राम पर आते हैं। वापस हमारा डायग्राम क्या कहता है, हमने माउथ से स्टार्ट किया था। माउथ में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स थे। अब याद रखिएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड गेट स्टार्टेड, तो वो आप लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट्स सिंप्लीफाइड हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट होते हैं, माल्टोज में। तो हम यहीं पर मेंशन करके चलेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स कन्वर्ट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स कन्वर्टेड किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है किसमें, माल्टोज में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म होती है सुक्रोज, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि हमारी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारा फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके ईसोफेगस में आ रहा है। हमारा फूड स्वेलो होकर ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हुआ। पेरिस्टाल्सिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिदमिक कंट्रैक्शन है। रिदमिक कंट्रैक्शन करता हुआ स्फिंक्टर्स के थ्रू जे शेप बैग में एंटर कर गया। इस जे शेप बैग को स्टमक कहते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कौन से, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड पेप्सिन। वैसे तो हम यहाँ पर एक और गैस्ट्रिक जूस भी पढ़ते हैं। स्टमक में अब हम बात कर रहे हैं, अब हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करते जाएंगे। फर्स्ट हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया, सेकेंड हम स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टमक हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज कर रहा है। गैस्ट्रिक जूसेस का आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, पेप्सिन है और एक और भी है रेनिन। हालांकि NCERT रेनिन के बारे में कुछ नहीं बोलती क्योंकि ये इन्फेंट्स में होता है, छोटे बेबीज में ही होता है। तो रेनिन के बारे में हमें आज सच कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2 ही गैस्ट्रिक जूसेस याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड पेप्सिन। कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक बैक्टीरिया किलिंग का, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करता है हमारे स्टमक की लाइनिंग की, प्लस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अभी एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो हमारा ये पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है। इट एक्टिव इन ओनली इन एसिडिक मीडियम। सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ये एक्टिव होता है। इसको एक्टिव करने के लिए पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा फूड स्टमक से डायरेक्ट कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को समझने से पहले हम पैनक्रियाज और लिवर की बात कर लेते हैं। हमारे लिवर में 2 तरह के जूसेस होते हैं। हमारे लिवर 2 तरह की सिक्रीशंस देता है, बाइल जूसेस की एंड बाइल सॉल्ट्स की। अब इनका क्या फंक्शन होता है, बाइल जूसेस
बाइल जूसेस क्या करते हैं, बाइल जूसेस जैसे कि बाइल जूसेस एंड बॉयल सॉल्ट्स। अब बाइल जूसेस क्या करते हैं, बाइल जूसेस परफॉर्म करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बल्की साइज के होते हैं, तो उन बल्की मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम ये बाइल जूसेस करते हैं। इमल्सिफिकेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन। तो बड़े बड़े बल्की ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो बाइल जूसेस क्या काम कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं, फैट्स की इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। फैट्स बहुत बल्की कंपाउंड्स हैं, बल्की मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, बाइल जूसेस कर रहे हैं। और बाइल सॉल्ट्स क्या काम कर रहे हैं, बाइल सॉल्ट्स मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स मीडियम, कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है। अब बेसिक मीडियम की क्या जरूरत पड़ गई, हमने अभी यहाँ पर स्टमक के अंदर देखा था कि पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइल सॉल्ट्स जो है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। हमारे पास लिवर और स्टमक के साथ एक और छोटा सा भी ऑर्गन है जिसको हम बोल रहे हैं पैनक्रियाज, यानी कि पैनक्रियाज को भी समझ लेते हैं। पैनक्रियाज क्या कर रहा है, पैनक्रियाज एक सॉफ्ट ग्लैंड है जो क्या सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन। दो तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। ये दो तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है। अब ये दो तरह के जो एंजाइम है इनका भी एक ड्रामा है। इनका क्या ड्रामा है कि ये दोनों एक्टिव कब होंगे, जब इनको बेसिक मीडियम मिलेगा। पेप्सिन एंजाइम का क्या ड्रामा था कि ये एक्टिव तभी होगा जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड कौन कर रहा था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ पर पैनक्रियाज से जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, ट्रिप्सिन और लिपिस, इन दोनों को क्या चाहिए, इन दोनों को बेसिक मीडियम चाहिए। तो बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा इनको, ये बाइल सॉल्ट्स जो कि लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर दो सिक्रीशंस देता है, बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स की। बाइल जूसेस क्या कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम कर रहे हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं, ये मीडियम को बेसिक बना रहे हैं। मीडियम को बेसिक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पैनक्रियाज की जो सिक्रीशन है, पैनक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं वो एक्टिव कब होंगे, जब उनको बेसिक मीडियम मिलेगा। तो ये दोनों जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में इनका जो फंक्शनिंग है वो होगी कहाँ पर, वो पर पूरी होगी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्चुअल में एक्ट करेगा। मतलब पैनक्रियाज ने अपना काम किया सिक्रीशन देने का, लिवर ने अपना काम किया सिक्रीशन देने का। ये दोनों सिक्रीशन देंगे कहाँ, मतलब ये इन दोनों की सिक्रीशंस काम कहाँ आएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि कोई एक प्रोडक्ट बन कहीं और रहा है, उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। तो प्रोडक्ट बना कहाँ, पैनक्रियाज में बना और लिवर में बना, उसका यूज कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअल में हमारे पास बॉडी की कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होती है। डाइजेशन शुरू कहाँ हो रही है, माउथ में। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज कहाँ किस फॉर्म में डाइजेस्ट हो रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स उनको डाइजेस्ट करके क्या बना रहे हैं, मैल्टोज बना रहे हैं। और डाइजेशन फिनिश कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एक्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस मिल रही हैं इसको। कौन कौन सी सिक्रीशंस मिल रही हैं इसको, ट्रिप्सिन मिल रहा है और इसको लिपेस मिल रहा है। ये दोनों क्या काम करते हैं, ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन में, इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की डाइजेशन तो पेप्सिन भी कर रहा था, लेकिन वहां उस केस में जो पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है वहां पर कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता। जो बचा हुआ प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है वो कम्प्लीटली कहाँ आकर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर हो रहा है। और उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन। तो आप याद कैसे रखेंगे, पेप्सिन में भी सिन था और ट्रिप्सिन में भी सिन है, तो दोनों के एंडिंग पार्ट सिन सिन है, तो दोनों एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और वो फंक्शन क्या है परफॉर्म करने का, दोनों ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर ये सेकेंड एंजाइम है लिपेस, लिपेस क्या काम कर रहा है, एल से एल को याद रखना। लिपेस लिपिड्स को
डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स डाइजेस्ट लिपिड्स। लिपिड्स को डाइजेस्ट किस में करेगा? फैटी एसिड्स में। लिपिड्स एक्चुअल में है क्या? फैट्स हैं। अब हमने देखा कि फैट के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे, पहले उसको बाइल जूस ने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया। अब उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट डाइजेस्ट कौन कर रहा है? ये लिपिड्स कर रहा है। तो लिपिड्स उन फैट को या लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का। तो हमने जो अभी यहाँ पर 5 स्टेप्स पढ़े हैं। इंजेशन में हमने देख लिया कि हमारा फूड इनटेकिंग टुवर्ड्स द माउथ, ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। सेकंड डाइजेशन में हमारे पास जो हमने 3 डाइजेशन मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन होगा, इन सब्सटेंसेस का डाइजेशन होगा, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का। तो ये हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस के अंडर हो गया। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? ये एब्जॉर्प्शन होगा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन अब हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमने एक छोटा सा ब्लैडर भी देखा था, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? उसका एज सच पूरा कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि हमने कोई कुछ बिस्किट्स मान लो हमारी फैक्ट्री में बने हैं, तो फैक्ट्री में बिस्किट्स बन कहीं और रहे हैं और उनकी स्टोरेज कहीं और हो रही है। तो इसी तरीके से लिवर बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स को बना रहा है और उसकी स्टोरेज गॉल ब्लैडर में हो रही है। तो गॉल ब्लैडर जस्ट एक स्टोरेज का काम करता है, बहुत छोटा सा होता है। तो एज सच बहुत कई बार आपने सुना भी होगा कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया बॉडी से, गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ा। तो उससे एज सच बॉडी में कोई डिफरेंस भी नहीं आता, बस ये है कि डाइजेशन थोड़ा सा डिले होगा या थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के अंडर स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप समझो बात को कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सी एक ट्यूब है जो बहुत हेलिकल फॉर्म में है। बहुत छोटे से एरिया के अंदर ये 9 मीटर की ट्यूब फिक्स की हुई है। तो हमारे पास इस ट्यूब का डायमीटर बहुत स्मॉल है। तो जब हमारा फूड जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ से ट्रेवल करता है, तो जो हमारे पास इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मींस फूड यहाँ से ट्रेवल होकर इस तरह से पाथ फॉलो करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो ये वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पास्ट फूड को जो पास हो रहा है उसमें से एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी? मान लो मैं इस एरिया को यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू इसका बनाती हूँ। मान लो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटा सा इस एरिया को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे न्यूमरस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? विलाई। तो ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं? ये हमारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारे पास एक पाइप इस तरह से हो और एक पाइप इस तरह से हो, तो इसके और इसके अंदर हमारे पास सरफेस एरिया किसका ज्यादा रहेगा? इसका। क्योंकि हमारे पास ये विलायें क्या करते हैं, जैसे यहाँ से फूड पास थ्रू होगा तो ये विलायें यहाँ से, इसमें बहुत सारे नर्व्स होती हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास सारी नर्व्स हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के हर साइड पर हमारे पास छोटी छोटी नर्व्स हैं। उस इतनी सारी नर्व्स होने की वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा स्पीड फॉर्म में होगी। तो ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम कर रही है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। तो ये एब्जॉर्प्शन हमारे पास बॉडी के लिए किस लिए हो रही है? ताकि जो एलिमेंट्री कनाल में फूड डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल कर रहा है उसमें से जो भी एब्जॉर्प्शन का काम है वो ये विलाइज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये विलाइज का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है प्लस एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। एब्जॉर्प्शन किसका? डाइजेस्टेड फूड का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास थ्रू होने के बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या क्या देखा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रही है किस किस की? प्रोटीन्स की, फैट्स की और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारी चीजें यहाँ पर आकर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती हैं। प्रोटीन्स आपके पास डाइजेस्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, फैट्स फैटी एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज या माल्टोज में। तो ये कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है। इसके बाद हमारे पास जो फूड है वो ट्रैवल करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया।
लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर भी न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, अब हमारा जो फूड है वो 80% तक डाइजेस्ट होकर इस लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। यहाँ से आप ये एंट्रेंस देख भी पा रहे हैं कि यहाँ से ये एंटर कर गया है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे क्या काम है, वो उस डाइजेस्टेड फूड में से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो फूड होगा वो अब कम्प्लीटली हमारे पास ये वाला फूड यहाँ से पास थ्रू होगा और किस फॉर्म में बाहर आएगा, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू रेक्टम। तो हमारे पास हमने 3 स्टेप्स अपने प्रोसेस के अभी पढ़ ही लिए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो एसिमिलेशन का यहाँ पर क्या मीनिंग है, एसिमिलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड जो हमारा फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स उसको यूटिलाइज कर सके। हमारी बॉडी के सेल्स को ग्रोथ के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनको डाइजेस्टेड फूड से। तो उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन के अंडर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, जहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, और फाइनली कम्प्लीटली वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड होगा सॉलिड फॉर्म में वो रेक्टम के थ्रू बाहर आएगा। और इसी स्टेप को, एक्सक्रीट आउट करने के स्टेप को ही हम ईजेशन कह रहे हैं। द कंप्लीट एक्सक्रीट आउट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ईजेशन। तो ये हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, एलिमेंट्री कनाल था। अब हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें से एक बार फिर से रिवाइज करनी है। फर्स्ट, गैस्ट्रिक जूसेस कौन से हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड पेप्सिन। रेनिन भी हमने पढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ इन्फेंट्स में होता है। पैनक्रियाटिक जूसेस कौन से हैं जो पैनक्रियाज में सिक्रीट हो रहे हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपिस। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों का एक ही फंक्शन है, दोनों में सिन है पीछे, याद रखने के लिए मैंने बता दिया। तो दोनों ही प्रोटीन के डाइजेशन करेंगे। उसके बाद हमने लिपिस पढ़ा, लिपिस में L से L याद रखेंगे। लिपिस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लिपिड्स की डाइजेशन कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड्स के अंदर। और बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सबको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली फिनिश हुआ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।